आपने भी अभी तक अपना असेसमेंट ईयर 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं किसी भी वजहों से, तो अभी आपके पास एक मौका और है अपना आईटीआर फाइल करने का। सेक्शन 139(8)A अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं, जिसको कि शॉर्ट में आईटीआर यू भी कहते हैं। तो आज हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे आईटीआर यू के बारे में कि कैसे हम लोग अपना आईटीआर यू फिलअप करते हैं, वो भी घर बैठे खुद से। आज इसके बारे में हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे कि कैसे हम लोग एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं, कैसे एक्सेल यूटिलिटी को फिलअप करते हैं, कैसे एक्सेल यूटिलिटी को अपलोड करते हैं। सारा का सारा डिटेल्स इसमें कवर करूंगा मैं, क्योंकि आईटीआर यू जो होता है, अपडेटेड रिटर्न जो होता है, वो एक्सेल यूटिलिटी बेस पे फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको सारा का सारा इसका डिटेल्स बताऊंगा। और मैं जो आपको आज आईटीआर फिलअप करना बताएंगे, आईटीआर यू फिलअप करना बताएंगे, वो बिजनेस इनकम पे बताएंगे कि कैसे बिजनेस इनकम पे अपना आईटीआर फिलअप किया जाता है, कैसे अपनी बिजनेस इनकम को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे अपना टैक्स कंप्यूटेशन बनाया जाता है। सारा का सारा डिटेल्स इसमें मैं आपको कवर करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए आज हम लोग स्मॉल बिजनेस इनकम को कवर कर रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस अगर आप चलाते हैं, उससे आपकी इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है, तो उस इनकम से कैसे आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं घर बैठे खुद से। आज इसके बारे में हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि कैसे आप लोग अपनी बिजनेस इनकम को डिक्लेयर करते हैं, कि हमारी बिजनेस इनकम का एक एनुअल में, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे फिलअप करते हैं। सारा का सारा डिटेल्स हम लोग इसमें जानेंगे, और एक्सेल यूटिलिटी में जितने भी एरर आते हैं उसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बहुत से पर्सन को अपलोड करने में दिक्कत आने लगती है, या एक्सेल यूटिलिटी को फिलअप करने में भी दिक्कत आने लगती है, तो सारे के सारे डिटेल्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि आप लोग घर बैठे बहुत ईजिली अपना आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे बिजनेस इनकम पे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप हमारे चैनल को। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपनी बिजनेस इनकम को कैसे डिक्लेयर करना होता है, कि हमारे एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी बिजनेस की कितनी प्रॉफिट हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हमारे साल भर में बिजनेस से हमारी प्रॉफिट कितनी हुई। ठीक है, मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, लाइक मान लीजिए आप कोई कपड़े की दुकान चला रहे हैं। ठीक है, आपने एक साल में 100 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके लाया, और उसको 120 रुपए में बेच दिया। तो क्या हुआ, आपको 20 रुपए की बेनिफिट हो गई, प्रॉफिट हो गया। तो क्या वही 20 रुपए की प्रॉफिट पे अपना आईटीआर फाइल करना है? नहीं, उस 20 रुपए पे आपको अपना आईटीआर फाइल नहीं करना है। वो 20 रुपये आपकी प्रॉफिट नहीं है। कैसे नहीं है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट को परचेस करके लाते हैं, तो उसको लाने का खर्च, किसी ट्रांसपोर्ट से आप मंगाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्च दीजिएगा, उसको 20 रुपये में से माइनस कीजिएगा। और ट्रांसपोर्ट से अपने गोडाउन तक पहुंचाने में खर्च, उसको आप माइनस कीजिएगा उस 20 रुपये में से। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, मान लीजिए आप अपने बिजनेस पे, अपने शॉप पे कोई एम्प्लॉय रखे हैं, उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं, वाटर कनेक्शन लिए हैं, वाटर बिल भर रहे हैं, मेंटेनेंस खर्च दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका टोटल जो एक्सपेंस है वो 10 रुपये एक्सपेंस ही हो गया। तो क्या होगा कि वो 10 रुपये एक्सपेंस को अपने 20 रुपये में से आप माइनस कर दीजिएगा, जो आपकी प्रॉफिट समझ में आ रही थी उसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आपके पास कितना रुपया बचा, 10 रुपया बचा। तो आपकी टोटल प्रॉफिट क्या हुई, 10 रुपया टोटल प्रॉफिट हुई। तो आपकी बिजनेस इनकम से क्या प्रॉफिट हुई, 10 रुपया प्रॉफिट हुई। अब आपको उस 10 रुपये पे अपना आईटीआर फाइल करना है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि बिजनेस इनकम कैसे डिक्लेयर करना है। आपको अपने, जब आप कोई सामान परचेस करते हैं, परचेज अमाउंट को सेल अमाउंट में से माइनस कर दीजिएगा। मान लीजिए 100 रुपए का आपने माल खरीदा, 120 रुपए का बेचा उसको, तो उसमें से क्या निकला, 20 रुपया। 20 रुपया आपका क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हुई। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आपके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए 10 रुपये आपका एक्सपेंसेस हो गया, उस 10 रुपये को आप माइनस कर दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो क्या आपका प्रॉफिट निकल के आया, 10 रुपया। ये क्या हो गई आपकी नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट पे आपको अपना इनकम डिक्लेयर करना होता है, उसी इनकम पे आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना आप।
ठीक है ना? अगर आपको कोई भी डाउट रह जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से समझने में कोई दिक्कत होगी, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी बिज़नेस इनकम को डिक्लेयर करते हैं और इस बिज़नेस इनकम को डिक्लेयर करने के लिए आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना होता है। जिसके बारे में मैं बताया हूँ, उसी को फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको बनाना होता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या दिखाना होता है? क्या आपने कितने का प्रोडक्ट परचेज़ किया, कितने का सेल किया, कितना आपके पास प्रोडक्ट बचा, ठीक है? उसी में ओपनिंग स्टॉक भी होता है। अगर आपका पुराना बिज़नेस है तो पिछले साल कितना आपके क्लोजिंग स्टॉक था, वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बता ही दिया। ठीक है? कि उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर आपको एक्सपेंसेस शो कराना है अपने सारे, उसको एक्सपेंसेस को माइनस कराना है। ठीक है? तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के ही अपना बिज़नेस का आईटीआर फाइल करना है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में घुसा लीजिएगा कि जब भी आप अपने बिज़नेस इनकम पे आईटीआर फाइल करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना होगा। ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोग अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बनाइएगा, तब तक आपकी बिज़नेस इनकम, आपकी नेट प्रॉफ़िट नहीं निकल के आएगी और जब तक प्रॉफ़िट ही आपको नहीं समझ में आएगा, तो अपने बिज़नेस इनकम पे आईटीआर कैसे फ़ाइल कीजिएगा? तो इसलिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना होगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाने के बाद ही आपको अपना बिज़नेस इनकम पे आईटीआर फ़ाइल करना होता है। ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, पूरे फॉर्मेट में मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे अपनी बिज़नेस इनकम को डिक्लेयर करते हैं, कैसे अपना नेट प्रॉफ़िट निकालते हैं, कैसे अपना ग्रॉस प्रॉफ़िट निकालते हैं, सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा। ठीक है? बिना नेट प्रॉफ़िट निकाले हुए अपनी बिज़नेस इनकम पे आईटीआर फ़ाइल आप नहीं कर सकते हैं और मैं यही सजेशन करूँगा आप लोगों को कि जब भी आप अपना बिज़नेस इनकम पे आईटीआर फ़ाइल करें, तो सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बना लें। ठीक है? क्योंकि फाइनेंशियल ही रिपोर्ट जो है वो बिज़नेस इनकम को प्रूव करती है कि आपकी 1 साल में कितना, आपकी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रॉफ़िट हुआ है। ठीक है? तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? आईटीआर फिल अप करने से पहले आपको अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएँगे, उसके बाद अपना आईटीआर फाइल किया जाएगा। ठीक है? फाइनेंशियल रिपोर्ट के साथ ही साथ आपको कंप्यूटेशन भी अपना बनाना होगा। ठीक है? क्योंकि आप लोग अगर प्रोप्राइटरशिप पे बिज़नेस कर रहे हैं, अपने खुद के पैन कार्ड पे बिज़नेस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पैन कार्ड पे अदर भी कुछ इनकम होती होगी, तो वो शो करती होगी। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है, फिक्स्ड डिपॉज़िट से इंटरेस्ट मिल रहा है या आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, डिविडेंड हो रहा है या किसी प्रकार के अदर रिसोर्स से भी इनकम हो रही है, तो उसको भी आपको अपने आईटीआर में शो कराना मैंडेटरी होता है। अगर आप नहीं कराते हैं, तो इस बार बहुत से पर्सन को मिसमैच की नोटिस आई है, एसएमएस नोटिस भेजी गई है। अब वो मिसमैच की नोटिस क्यों आई है कि उनका जो है वो बिज़नेस इनकम पे आईटीआर फाइल कर दिए हैं, लेकिन उनके एआईएस फॉर्म पे, एआईएस कहते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जनरेट करता है, उस स्टेटमेंट में क्या था कि इंटरेस्ट से भी इनकम शो हो रही है, डिविडेंड से भी हो रही है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी हो रही है। लेकिन जब उन्होंने अपना आईटीआर फाइल किया, तो वो सिर्फ़ अपनी बिज़नेस इनकम दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर दिए। तो उसपे क्या हुआ कि नोटिस आ गई। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अपनी सारी इनकम के लिए कंप्यूटेशन आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है? मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंप्यूटेशन बनाना है, सारा का सारा डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, कोई भी चीज़ मैं इसमें छोड़ूँगा नहीं। ठीक है? सारा का सारा डिटेल्स आपको बताऊँगा। ठीक है? देखिए, आपके मन में कोई डाउट होगा या कोई कांसेप्ट रह गया होगा या मुझे एक्सप्लेन करने में कुछ मैं सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाया होऊँगा, तो उस चीज़ों को आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले सिस्टम पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग को फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है, उसके बाद कैसे हम लोग को टैक्स कंप्यूटेशन बनाना है और उसके बाद कैसे हम लोग को अपना आईटीआर फाइल करना है, अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल करना है एक्सेल यूटिलिटी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सारा का सारा प्रोसेस जानते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपने सिस्टम पे और जानते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है? देखिए, इस तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बना के ऑलरेडी रखे हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जिससे कि बताने में आपको थोड़ा-सा ईज़ी रहे। मैंने फॉर्मेट इसीलिए पहले से बना के रखा है। यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसमें 2 फॉर्मेट है।
दो पेज है, एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पे जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट का है और नीचे वो जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो मैं सबसे पहले बता दें कि एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और जाता है 31 मार्च तक। 31 मार्च को क्लोज होता है। जब 31 मार्च को क्लोज होता है उस वक्त क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, जब आप अगले साल में उस पर क्लोजिंग स्टॉक को ले जाइएगा तो उसको क्या कहिएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना ओपनिंग स्टॉक डालना होता है। तो आपका क्या क्लोजिंग था पिछले साल में, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपका पहले से बिजनेस है, जैसे हमारा पहले से ये बिजनेस है, देखिए यहाँ पे पहले की मैं फाइनेंशियल रिपोर्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है 77,600 रुपये, यहाँ पे दिखा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो ये अब इस ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक में उसको मेंशन कर दिया। अगर आपका नया प्रोमाइसिस है, नया बिजनेस है, तो उसको वहाँ पे 0 रहने दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेल, आप साल भर में एक फाइनेंशियल में कितना प्रोडक्ट सेल किए हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्सन का मैं दिखा रहा हूँ, 24,87,940 रुपये का इन्होंने टोटल सेल किया है एक फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इनका बचा हुआ है 1,02,600 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 1,02,600 रुपये का इनका क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने परचेस किए हुए हैं, यहाँ पे परचेज अमाउंट में जाएंगे तो 1,03,600 रुपये का 16,03,600 रुपये का इन्होंने टोटल परचेस किया है एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, उस पर डायरेक्ट वेजेस इन्होंने दिया है 48,650 रुपये का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल हमारी ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रही है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पे सेल अमाउंट को और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर लेना है। प्लस कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे टोटल अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 25,90,540 रुपये में से हमको माइनस करना है किसको, ओपनिंग स्टॉक को, परचेज अमाउंट को और डायरेक्ट वेजेस को। ये तीनों अमाउंट को माइनस कर देंगे अपने इसमें से, टोटल में से, तो हमारा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको। ठीक है, सेल अमाउंट और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस कर दीजिएगा और उसमें से आपको माइनस कर देना है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट वेजेस को। जब माइनस कर दीजिएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाने के बाद अब आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने यहाँ पे निकालने हैं। तो आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पे 1 बाय 1 आप फिलअप कर लीजिएगा। जैसे हमारे स्टाफ एंड सैलरी को 1,44,000 रुपया दिए, इन्हें स्टॉक वाल्फर को दिए हुए हैं 24,500 रुपये का। उसके बाद 35,000 रुपये इन्होंने रेंट पे किए हैं, प्रोफेशनल फ़ीस दिए हैं ये 3,680 रुपये की। 24,870 रुपया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्च किए हैं। 12,480 रुपया इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने खर्च किए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बैंक चार्ज दिया है 1,020 रुपया। जर्नल एक्सपेंसेस में 68,000 रुपये समथिंग इन्होंने खर्च किए हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन इंटरनेट चार्जेस इन्होंने दिया है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में इन्होंने खर्च किए हुए हैं 10,400 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग में इन्होंने खर्च किया है 12,720 रुपया। ठीक है, उसके बाद एडवर्टीज़मेंट में इन्होंने खर्च किया है 22,350 रुपये। उसके बाद डिप्रिसिएशन निकल के आया इनका 41,100 रुपया। ठीक है, तो अब इस टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कीजिएगा कि अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, ये जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल रहा है उसको अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दीजिएगा, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखिए मैं बहुत रफली बता रहे हैं, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में प्रॉपर नहीं बता रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना है, इसका मैं आपको फार्मूला नहीं बता रहे हैं, कोड नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है यहाँ पे जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आपको बिजनेस इनकम पे ITR फाइल करना सिखा रहे हैं। और मैं आपको एक रफली तरीके से बता रहे हैं कि अपनी बिजनेस इनकम को कैसे आप लोग को डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अगर आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे प्रॉपर वीडियो चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से इसको सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे।
ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफली में बता रहे हैं क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य जो है आपको बिजनेस इनकम पे आईटीआर फिलअप करना बताना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 कॉलम होता है, 3 पेज होते हैं। क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में आपकी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज शो होती है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने बैलेंस शीट में और देखते हैं कि कैसे हम लोग को अपना लायबिलिटी और एसेट्स क्रिएट करना है। ठीक है, देखिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में है वो काफ़ी रफली बता रहे हैं। इसका अगर आप प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग आ गए हैं अपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे 2 साइड है, एक लायबिलिटीज़ है, एक एसेट साइड है, एक देनदारी है और एक आपकी संपत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में क्या होगा, अगर आप पुराना बिजनेस कर रहे हैं, पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके पिछले साल जो कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल होगा, वो इस साल क्या होगा कि ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपका टोटल कैपिटल रहा होगा वो क्या होगा कि इस साल वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अगर आप पिछले साल की अपनी बैलेंस शीट चेक करिएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिछले साल की यहाँ पे मैं अगर बैलेंस शीट अपनी चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल कैपिटल हमारा दिखा रहा है 4,43,590 रुपया। अब इस अमाउंट को मैं उठा लूँगा यहाँ से और ले जाके अपने ओपनिंग बैलेंस में फिलअप कर दूँगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे मैं इसको फिलअप कर दिया हूँ। ठीक है, अगर आपका नया प्रोमाइसिस है तो जो आपकी कैपिटल है, नया अगर आपका बिजनेस है तो जो आपकी कैपिटल है यहाँ पे अपना कैपिटल को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से उठ के आ जाएगी? आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से आपकी नेट प्रॉफिट यहाँ पे उठ के आ जाएगी। ठीक है, अब अपनी नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपकी यहाँ से उठ के चली आई, यहाँ पे ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद एडेड सैलरी, अगर आप सैलरी पर्सन भी है, मान लीजिए बिजनेस के साथ साथ आपको सैलरी भी कहीं से मिल रही है तो सैलरी अमाउंट को भी यहाँ पे आप फिटअप कर दीजिएगा। मैंने एक तो इसी पे कॉलम जोड़ दिए हैं। ठीक है, उसके बाद दोनों इनकम को प्लस कर लीजिएगा, अपने कैपिटल को और प्रॉफिट को ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद अपनी ड्राइविंग के अमाउंट जो है वो अपना माइनस कर दीजिएगा। माइनस कर देने के बाद आपका टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर अब आपके यहाँ पे पूछ रहा है सिक्योर्ड लोन। तो अगर आप पे कोई सिक्योर्ड लोन है तो उसके कितना टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप पे कोई अनसिक्योर्ड लोन भी है तो उसका भी टोटल अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद आपने कितना एडवांस लिया है उसको मेंशन कर दीजिएगा। आप पे कितने सेंट्री क्रेडिटर कितने हैं, क्या पे अमाउंट है उनका फिर मेंशन कर दीजिएगा। प्रोफेशनल फीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। अदर लायबिलिटीज़ आपकी क्या है उसको यहाँ पे आपको फिडअप कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आपको अपनी पुरानी वाली बैलेंस शीट को चेक कर लेना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या टोटल फिक्स एसेट्स था। तो देखिए पिछले साल जो था वो 4,11,030 रुपया था हमारा। ठीक है, तो इस अमाउंट को मैं यहाँ पे उठा के फिक्स एसेट्स में डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन को 10%। ठीक है, यहाँ पे मैं 10% यहाँ पे लेस कर दे रहे हैं तो फिर हमारा जो है वो टोटल फिक्स एसेट्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट से उठ के आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना सैंडरी डेबिटर डाल देना है। फिर उसके बाद आपका कोई एडवांस लोन वगैरह होगा तो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना कैश इन हैंड, फिर बैलेंस विथ बैंक। ठीक है, फिर अदर एसेट्स जो होगा वो आप फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप कर देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको अपने एक चीज़ को मैच करा लेना है कि आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइज दोनों साइड जो है वो सेम होनी चाहिए। 1 रुपये का भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये कॉलम ठीक रहेगा तभी आपका ये बैलेंस शीट सही मानी जाएगी। ठीक है, देखिए मैं बहुत रफली तरीके से बता रहे हैं और ये जो जितना भी ये चीज़ है बैलेंस शीट का ये टोटल एरिया जो है मैं बता दूं, आपका कैपिटल हो गया, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, फिक्स एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस, सारा का सारा डिटेल्स आपका आईटीआर में पूछेगा। जब आप अपना आईटीआर फिलअप कीजिएगा बिजनेस इनकम पे तो सारा का सारा ये डिटेल्स आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस सारे के सारे आपको नोट्स बनाना पड़ेगा तभी आप बिजनेस इनकम पे एक सही तरीके से आप आईटीआर फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये रिपोर्ट नहीं रहेगी तो आप सही तरीके से आईटीआर फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बिजनेस इनकम पे जब भी आईटीआर फिलअप करिएगा तो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के ही अपना आईटीआर फिलअप कीजिएगा।
ठीक है। अब हम लोग का यहाँ पे अपने नेट प्रॉफिट भी निकल के आ गई, हमको अपना टोटल लायबिलिटी और एसेट्स भी पता चल गया। अब हम लोग को पता करना है कि हमारी अदर इनकम क्या है, अदर रिसोर्स से इनकम क्या है। तो ये चीज़ हम लोग कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना होगा, लॉगिन करना होगा और चेक करना होगा अपना एआईएस फॉर्म। ठीक है, अपना एआईएस फॉर्म हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग इस पेज पे लॉगिन करेंगे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए फ्रंट पे आपको देखने को मिल रहा है एआईएस, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है एआईएस पे। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे प्रोसीड का एक बटन आ जाएगा, आपको उस प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन दिख रहा है, आपको उसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे चूज़ करना है। तो फाइनेंशियल ईयर किस फाइनेंशियल ईयर के फिलअप करें हम लोग, तो 2022-23 का यहाँ पे 22-23 फाइनेंशियल ईयर हम लोग चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद आपका सारा का सारा चार्ट यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि बिजनेस रिसिप्ट है। ठीक है, टीडीएस है हमारा सेक्शन 194C से। ठीक है, बिजनेस रिसिप्ट एक और नीचे भी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बिजनेस से मतलब कि फ़ोन पे से हमारा जो है इनका, जिनका मैं फिलअप करके बता रहा हूँ, इनके फ़ोन पे से कुछ इनकम हो रही है, जिससे ये दिखा रहा है कि ये बिजनेस इनकम है। ठीक है, और अदर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बैंक इंटरेस्ट से भी इनकम दिखा रहा है। एक HDFC बैंक से इंटरेस्ट दिखा रहा है, एक पोस्ट ऑफिस से दिखा रहा है। ठीक है, 100 रुपया इनको HDFC बैंक से मिला है, पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ है 35 रुपया, और यहाँ पे ये टर्म डिपॉजिट से 6 रुपये का इनको इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इनकी बिजनेस इनकम के साथ साथ इंटरेस्ट की भी इनकम हो गई और टर्म डिपॉजिट की भी इनकम हो गई। ठीक है, अब और भी चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिमांड एंड रिफंड में, तो यहाँ पे डिमांड रिफंड में कुछ है नहीं, इंटरेस्ट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिला होता है तो उस पर भी फिलअप करना पड़ता है, उसको भी इनकम शो कराना होता है। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में देख रहे हैं तो इनके पास जीएसटी है और जीएसटी से इन्होंने 2 लाख समथिंग का कुछ टर्नओवर किए हैं और कुछ परचेज भी किए हुए हैं जीएसटी से। तो इनका देख के ये समझ में आ रहा है कि ये एग्जेम्प्ट सेल ज़्यादा कर रहे हैं अपने जीएसटी से, इसलिए इनका टर्नओवर काफ़ी हाई है और परचेजिंग काफ़ी लो है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, रुकिए ऊपर ले चलते हैं, मैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी का एक ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी सारी इनकम यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, दिखा रहा है ना, इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट 135 रुपया। ठीक है, डिपॉजिट से, टर्म डिपॉजिट से 6 रुपये का इंटरेस्ट है। बिजनेस रिसिप्ट से 86,000 समथिंग रुपये का कुछ है। जीएसटी का टर्नओवर है वो 2,30,000 समथिंग है, और जीएसटी से परचेजिंग है 42,044 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे हमको सारा का सारा डिटेल्स मिल गया। तो हमारी क्या क्या इनकम हो गई, हमारी 3 इनकम हो गई। एक तो बिजनेस इनकम हो गई, एक सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट हो गई, और एक टर्म डिपॉजिट से हमको 6 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो हमारी क्या हुई, 3 इनकम हो गई। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंप्यूटेशन बनाना होगा। ठीक है, अब कंप्यूटेशन आप बनाएंगे, सारी इनकम को मर्ज करेंगे। सारी इनकम को जब मर्ज करेंगे तभी तो आपकी हेड इनकम निकल के आएगी, उसी आपको हेड इनकम पे अपना आईटीआर फिलअप करना होगा। ठीक है, अपने बिजनेस इनकम को देखिए, यहाँ पे मैं टैक्स कंप्यूटेशन का पेज खोल लिया हूँ। मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रेडी रखे हैं क्योंकि बताने में थोड़ा सा इजी रहे, क्योंकि मैं देखिए टैक्स कंप्यूटेशन हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, मैं बहुत रफली इसको बताने वाला हूँ। मैं इसका प्रॉपर आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या इसमें डिटेल्स है, कैसे क्या क्या इसमें फार्मूला लगता है। तो ये सब चीज़ के बारे में अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं इस चीज़ पे प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं रफली में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे आपको नाम डाल देना है, अपना एड्रेस, ईमेल आईडी डाल देना है। फाइल कर रहे हैं किस सेक्शन में, तो मैं जो फाइल कर रहे हैं, हम लोग फाइल करेंगे सेक्शन 139(8A) अपडेटेड रिटर्न में फाइल करेंगे। अपना पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर डाल देंगे, जीएसटी नंबर डाल देंगे, बैंक का डिटेल्स डाल देंगे, अपना फाइनेंशियल ईयर, अपना असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, अपने नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन में बिजनेस लिख देंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे अपनी सारी इनकम को डालना है 1 बाय 1। ठीक है, तो हमारा जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है। वो कहाँ से हमारी इनकम उठ के आ रही है, यहाँ से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। 4,55,040 रुपये हमारी बिजनेस से प्रॉफिट हुई है। अब हमारा क्या हुआ है,
डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट से 6 रुपये का इंटरेस्ट मिला हुआ है और सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला है मुझको 135 रुपये का। ठीक है। यहाँ पे तो अब हमारी सारा का सारा इनकम को हम लोग जोड़ देंगे, बिजनेस इनकम को, डिपॉजिट को और सेविंग अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिला उस सारी की सारी इनकम को ऐड कर देंगे। ठीक है। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं कि आपकी जो हमारे केस में दिखा रहा था बिजनेस रिसिप्ट की और या जीएसटी का तो वो सब टर्नओवर जो था वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेज हो गया है। ठीक है। उसका कोई अलग से नहीं दिखाना है कॉलम। ठीक है। जीएसटी का टर्नओवर भी बिजनेस है और आपका बिजनेस रिसिप्ट से जो जुगाड़ था वो भी बिजनेस है। ठीक है। तो इसलिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारा का सारा वो चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग अपनी बिजनेस इनकम को, अपने डिपॉजिट को, अपने इंटरेस्ट इनकम को, तीनों को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, 4,55,181 रुपये हमारी टोटल इनकम हो गई। ठीक है। अब हम लोग अपना डिडक्शन देखेंगे कि हमको क्या क्या डिडक्शन लेना है। तो देखिए जिनका मैं फिलअप कर रहे हैं वो LIC पेमेंट करते हैं साल भर में 25,640 रुपये का, तो इनको इसका डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80C में। ठीक है। क्योंकि इन्होंने LIC में 25,640 रुपये प्रीमियम भरा है। ठीक है। उसके साथ साथ सेक्शन 80TTA में हमको 135 रुपये का डिडक्शन मिलेगा क्योंकि हमको इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है। तो उन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो हमारा 25,775 रुपये का डिडक्शन है। तो उसको हम माइनस कर देंगे 4,55,181 में से अपने। तो जब माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी 4,29,406 रुपया। राउंड फिगर में अगर देखें तो 4,29,410 रुपया। तो ये हमारी टोटल इनकम हो गई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। ठीक है। अब इसी इनकम पे आपको ITR फिलअप करना है। आपको अपनी इनकम पता चल गई कि आपकी कितनी इनकम है। अब आपका कहीं पे कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आप सारी अपने AIS को भी चेक कर लिए हैं, अपनी सारी इनकम को भी चेक कर लिए हैं, तो अब आपको कहीं से कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। आप टोटल इनकम भी अपनी निकाल ली हैं, अपने बिजनेस इनकम को भी देख लिए हैं, अपने इंटरेस्ट इनकम को भी, डिपॉजिट को भी, सारे को ऐड कर दिए। ठीक है। तो आपकी टोटल इनकम निकल के चली आई। अब इसी इनकम पे आपको अपना ITR फिलअप करना है। ठीक है। देखिए मैं टैक्स कंपटीशन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, आपको देखने को बहुत कुछ मिलता होगा इसमें, तो मैं इसके बारे में बहुत रफली में ही बता रहा हूँ। इसके बारे में अगर प्रॉपर बताने लगा तो काफ़ी टाइम खिंचा जाएगा। ठीक है। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस सब पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे GST से जितना भी हमारा टर्नओवर है यहाँ पे देखिए मैंने GST का भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं अपने टैक्स कंपटीशन में कि हमारी जो परचेजिंग हुई है वो 42,044 रुपये की हुई। टोटल सेल जो है वो 2,30,475 रुपये का हुआ है। ठीक है। क्योंकि ये जो सेल है GST का सेल है वो भी आपसे ITR में जब फिलअप कीजिएगा आप तो पूछेगा, तो वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना लिए, अपना टैक्स कंपटीशन भी बना लिए, मतलब अपना बिजनेस इनकम को भी निकाल लिए कि टोटल बिजनेस इनकम हमारी क्या है, और हमने टैक्स कंपटीशन बना के अपना अदर इनकम को भी अपने ऐड कर लिए, अपना डिडक्शन भी निकाल लिए। ठीक है। सारा का सारा चीज़ हम लोग बना लिए। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि मैं देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में और टैक्स कंपटीशन के बारे में काफ़ी रफली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बारे में अगर आप लोग प्रॉपर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इस चीज़ पे मैं वीडियो बना दूंगा, जल्दी से जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में इस पर कमेंट कीजिएगा तो। ठीक है। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है ये वाली वीडियो में मैं जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग बिजनेस इनकम पे खुद से ही कैसे अपना ITR फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। बाद में आप लोग कमेंट मत करिएगा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से नहीं बताया और टैक्स कंपटीशन नहीं सही से बताएं। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, बताना और सिखाना चाह रहा हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना चाह रहे हैं कि कैसे आप लोग अपनी बिजनेस इनकम पे ITR फिलअप करते हैं एक सही तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और प्रॉपर तरीके से फिलअप करने के लिए आपके पास सबसे पहले अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद टैक्स कंपटीशन होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना बिजनेस इनकम पे ITR फिलअप किया कीजिए। ठीक है। तब आपका एक्चुअल फिगर समझ में आएगा कि आपकी बिजनेस से कितनी इनकम हो रही है। अगर बिजनेस इनकम के साथ साथ जो अदर इनकम है उसके लिए टैक्स कंपटीशन आप बना लीजिएगा अपना, उसमें सारा का सारा डिडक्शन वगैरह निकाल लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको अपना ITR फिलअप करने में बहुत आसानी हो जाएगी।
ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और सबसे पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं अपना एक्सेल यूटिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने जो पेज है उसको लॉग आउट कर दीजिएगा और यहाँ होम पेज पे चले आइएगा आप लोग। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड वाला जो सेशन है यहाँ पे मेनू में दिखा रहा है डाउनलोड को, उस पर क्लिक कर दीजिएगा आप लोग। तो क्लिक कर देने के बाद इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेना है, जिस असेसमेंट ईयर का आप फिलअप करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपना ITR का फॉर्म चूज़ कर लेना है। तो बिजनेस इनकम पे मैं भर रहा हूँ तो मैं भरूँगा ITR 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग जान जाइए कि लेकिन अगर आपके बिजनेस इनकम के साथ ही साथ कैपिटल गेन की भी इनकम है, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में लगाया था, आपको कैपिटल गेन की इनकम हो गई है, या आप प्रॉपर्टी परचेज सेल कर दिए हैं कोई, उससे कैपिटल गेन की इनकम हो गई है, तो इस केस में आप ITR 3 भरिएगा, 4 मत भरिएगा। ठीक है, अगर आपकी बिजनेस इनकम के साथ साथ शेयर मार्केट से भी इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी इनकम है, तो सिर्फ आपको ITR 3 भरना है। अगर आपकी इनकम सिर्फ बिजनेस से है या अदर रिसोर्स से है तब आप ITR 4 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे केस में सिर्फ बिजनेस इनकम है और अदर रिसोर्स में बैंक इंटरेस्ट वगैरह से है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ITR 4 की यूटिलिटी को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर यहाँ पे ऑप्शन वाले पे क्लिक करके इसको अनेबल करके ओके कर देंगे। यहाँ पे अनेबल वाला जो बटन दिख आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, फिर ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत से कॉलम है फिलअप करने के लिए, पर लेकिन एक प्री फिल्ड डाटा भी आती है। ठीक है, प्री फिल्ड डाटा आपके पोर्टल से लॉगिन करके आप इजीली डाउनलोड कर सकते। चलिए मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे इनकम टैक्स पेज पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ फाइल में जाएंगे, फिर यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो फिर यहाँ पे देखिए नीचे डाउनलोड प्री फाइल डाटा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे, जिस असेसमेंट ईयर के लिए फिलअप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे अपनी प्री फिल डाटा को, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे देखिए साइड में राइट साइड में इंपोर्ट प्री फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे, फिर ये ओके करेंगे। ओके करने के बाद जहाँ पे भी आप फाइल रखे होंगे वहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ से ओके कर देंगे, तो सारा का सारा जो है वो प्री फिल डाटा का मतलब सारा का सारा ऑटोमेटिक फीडअप हो जाएगा। ठीक है, फिलअप हो जाने के बाद यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद जो कॉलम छूट गए होंगे उसको फिर से आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे पूछ रहा है फाइल टाइप, तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है सेक्शन 139(8)A। ठीक है, सेक्शन 139(8)A आपको चूज़ कर लेना है। चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप न्यू रिज्यूम में अपना ITR फिलअप करना चाहते हैं, तो नहीं, मैं ओल्ड रिज्यूम में ही फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ नो वाले बटन पे क्लिक करके यस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आप 10AI फिलअप किए हैं, तो नहीं भाई, नॉट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इनकम के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे नीचे, यहाँ पे BP का जो ऑप्शन है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद देखिए यहाँ पे प्री फिल डाटा की वजह से हमारा बिजनेस नेम और उसकी कोड वगैरह आ गया, बिजनेस कोड वगैरह। अब यहाँ पे हमको अपने टर्नओवर शो कराना है और प्रॉफिट अपना दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप से पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से और एक एनी अदर मोड से। एनी अदर मोड से कैश मोड में आता है। तो हमारे जितने भी टर्नओवर हैं इनके, जिन पर्सन का भर रहे हैं, वो सारा का सारा ऑनलाइन मोड से है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है। तो मैं यहाँ पे ऊपर शो कर देंगे अपना पूरा टर्नओवर। ये कहाँ पे टर्नओवर मिलेगा, तो आपको जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया है उसमें जो आपने टोटल सेल दिखाया है उसी को टर्नओवर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप बनाए हैं तो वहाँ पे सेल दिखाए हैं ना, वही सेल अमाउंट जो है वो आपका टर्नओवर है। ठीक है, तो उस अमाउंट को आपको उठा के यहाँ पे लाके फिलअप कर देना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड से अगर किए हैं तभी यहाँ पे आप करेंगे, नहीं तो नीचे कैश में भी किए हैं तो नीचे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सारा का सारा ऑनलाइन है। देखिए मैं यहाँ पे आ गए हैं अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पे, और यहाँ पे मैंने टोटल सेल हमारा क्या है 24,87,940 रुपया। ठीक है, इस अमाउंट को मैं यहाँ से उठा लूँगा और यहाँ पे फिलअप कर दूँगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट आपको डालना है। तो क्या है, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक 6% का है, एक 8% का है। तो 6% में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से टर्नओवर किए हुए हैं तो आपको अपनी प्रॉफिट 6% में डिक्लेयर करना है, और आप अगर कैश मोड से किए हैं तो आपको अपनी प्रॉफिट 8% में
क्लियर करना है। तो ये 6% 8% क्या है, तो मैं बता दूं कि आपको अपने टोटल टर्नओवर का, टोटल सेल का कम से कम 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर उससे कम आपकी प्रॉफिट होती है तो आपको सेक्शन 44AB के तहत आपको अपनी टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, या आप कैश मोड में कर रहे हैं 8% से कम है तो भी आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से अब मैं अपनी प्रॉफिट को यहाँ से उठा लेते, 4,55,040 है, यहाँ पे मेंशन कर देंगे 6% वाले में। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको कई ठो ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA और सेक्शन 44AE। इन तीनों में क्या फ़र्क है, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के पहले अपने चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। यहाँ पे देखिए जीएसटी का पूछ रहा है कि आपका एनुअल टर्नओवर जीएसटी से क्या है। ठीक है, तो मैंने टैक्स कंप्यूटेशन में अपने दिखाए हैं कि हमारा एनुअल में टर्नओवर क्या है, तो उस टर्नओवर को अपने टैक्स कंप्यूटेशन से ला के यहाँ पे मेंशन कर देंगे, साल भर में जो टर्नओवर था हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे टर्नओवर हमारा शो हो रहा है सेलिंग वाला, तो सेल अमाउंट को अपने यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी पेस्ट होगा नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो आपकी एक्सेल यूटिलिटी एरर हो जाएगी, तो ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अब आपको बैलेंस शीट की डिटेल्स डालना है। मैंने बताया था ना कि आपको अपनी बैलेंस शीट की सारी डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा। आपको कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री डेबिटर, ठीक है, अपना सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, मतलब सारा का सारा बैलेंस शीट का आपका डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, मैंने पहले बताया था ना कि आपने जो फाइनेंशियल, ये जो आपने बैलेंस शीट बनाया, इसकी सारी की सारी डाटा आपको ITR में फिलअप करनी होगी। ठीक है, अगर आपके पास बैलेंस शीट ही नहीं रहती, आप नहीं बनाते, तो फिर कैसे आप फिलअप करते इसको। देखिए ये जो बैलेंस शीट है, इसका जो सारा का सारा क्राइटेरिया, ये सारा का सारा पूछ रहा है, इसका सारा का सारा आपको ऐड करना है। वो कैपिटल हो गया, या सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांस, अनडिकेबिटर, ठीक है, फिक्स एसेट्स, ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री, जो भी ये सारा का सारा चीज़ आपको उठा के वहाँ पे ले जाके फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारा का सारा 1 बाय 1 ले जाके वहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए कि बिना इस चीज़ के फाइनेंशियल रिपोर्ट के आप अपना ITR बिजनेस इनकम पे नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं सारा का सारा वहाँ से डिटेल्स उठा के यहाँ पे फिलअप कर दी हैं, और हमारा जो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड है दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको वैलिडेट कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर से पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे, इनकम डिटेल्स में, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा जो देखिए इंटरेस्ट और डिपॉजिट वाला जो मामला था, इनकम था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि मैंने प्रीफिल डाटा यहाँ पे लिए थे, तो इसलिए जितना भी हमारे AIS में या फॉर्म 26AS में होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे उठ के चला आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब यहाँ पे हम लोग अपना डिडक्शन क्लियर करेंगे कि क्या क्या आपको डिडक्शन, तो हमारे केस में 2 ही डिडक्शन था, सेक्शन 80C में है और सेक्शन 80 TTA में है। मैंने दिखाया था आप लोग को अपने टैक्स कंपटीशन में, देख लीजिए, मैं फिर से दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन 80C में है 25,640 रुपये का, और यहाँ सेक्शन 80 TTA में है 135 रुपये का। तो ये दोनों डिडक्शन को मुझको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, 80CCA में मैंने यहाँ पे कर दिए 80C में, और यहाँ पे 80 TTA में इसको 135 रुपये का फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि हमको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा हो गया, ऊपर जाके इसको भी वैलिडेट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पार्ट A वाले ऑप्शन में हम लोग चलेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने पहले से ITR फिलअप किया था असेसमेंट ईयर 2023-24 का, तो नहीं किया था मैंने। ठीक है, यहाँ वाले ऑप्शन को यस ही रहने देंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चूज़ कर लेने के बाद इसको भी आपको वैलिडेट कर देना है। ठीक है, वैलिडेट कर देने के बाद अब बिजनेस एंड प्रोफेशन का तो ऑप्शन हम लोग फिलअप कर दिए। अब TDS वाले में जाएंगे, तो यहाँ पे आपका जो भी TDS होगा उसको ये ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद TCS में कोई ऑप्शन में अगर आपका कोई TDS होगा, TCS होगा, वो भी शो करेगा। IT में अगर कोई आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किए होंगे तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे पार्ट B में। ठीक है, पार्ट B में ऊपर देखिए यहाँ पे इनकम का बारे में पूछ रहा है कि आपकी कौन कौन से इनकम, कहाँ से इनकम है, तो इसको ज़रूर आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। अगर नहीं कीजिएगा तो एरर आने लगेगा। तो हमारी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है और अदर रिसोर्स से इनकम है।
तो वो दोनों इनकम को मैं यहाँ पे फिलअप कर देंगे। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर से फिलअप कर दीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको फिलअप कर दीजिएगा नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे का भी सारा का सारा जो डाटा है वो आपका प्रीफिल डाटा की वजह से सब फिलअप होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस में अपना जो प्लेस होगा उसको फिलअप कर देना है। ठीक है, फिलअप कर देने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। नेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पे पूछ रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो अगर होगा आप तो यहाँ पे क्लेम कीजिएगा, नहीं तो नॉट क्लेम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों में नॉट क्लेम पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद फिर से आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो ये 80G डोनेशन वगैरह का है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, बहुत कम ही लोग पे ये चीज़ अप्लीकेबल होता है। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे जाने के बाद अब आपको टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना, यहाँ राइट साइड में, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद ये टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा। तो नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो आपका टैक्स होगा वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ठीक है, देखिए हमारे केस में सेक्शन 234F के तहत 1000 रुपया लेट फीस लगी हुई है और हमारे पे कोई टैक्स नहीं लगा है, लेकिन 1000 रुपया लेट फीस जो है वो हमको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पे देखिए पहले बताए हुए हैं कि लेट फीस को कैसे जमा करना है, तो इस पर मैं दोबारा से इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि कैसे लेट फीस की पेमेंट करनी है। लेट फीस की पेमेंट कर देने के बाद यहाँ पे आपको BSR कोड, चालान नंबर, सारा का सारा डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा। मेंशन कर देने के बाद फिर से फर्स्ट पेज पे जाइएगा आप लोग, फिर यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन कीजिएगा। टैक्स का कैलकुलेशन कर देने के बाद फिर से आपको जनरेट JSN फाइल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। ओके कर देने के बाद आपकी जो JSN फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी जो है वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, जिस फोल्डर में आपका ये एक्सेल यूटिलिटी होगा वहाँ पे जाके देखिएगा, तो इस तरीके से JSN फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फिर अब हम लोग चलेंगे अपने पोर्टल पे। यहाँ पे लॉगिन कर लिए हैं, फिर यहाँ पे फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे, फिर यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है अपना असेसमेंट ईयर। ठीक है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फिलिंग टाइप चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सेक्शन 139(8)(a) को चूज़ कर लेंगे। अपडेटेड रिटर्न को चूज़ कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि क्या आपके केस में टैक्स ऑडिट है, टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, तो नहीं, हमारे केस में तो नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दिया जाएगा। नो कर देने के बाद यहाँ पे आपको ITR फॉर्म चूज़ कर लेना है। ITR फॉर्म चूज़ करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अटैच करना है, वही फाइल को अटैच करना है, JSN फाइल को जो अभी आपने क्रिएट किया है। ठीक है, तो इसी अटैच वाले आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करके उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर यहाँ पे आपकी जो फाइल है अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे देखिए कह रहा है इंस्टेंट वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप आधार OTP से कर सकते हैं, प्रीफिल बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, या आप डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जा रहा है। तो मैं भी यही सजेशन करूँगा कि आप अपने आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर से आप यहाँ पे वेरीफाई करा दीजिए। उस नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP डाल के इसको वेरीफाई कराइएगा। ठीक है, नहीं तो पोस्ट ऑफिस से भेजिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा आपके ITR वेरिफिकेशन होने में। ठीक है, तो ये मेथड सबसे बेस्ट है। कंटिन्यू कर दीजिएगा। वहाँ पे कंटिन्यू कर देने के बाद देखिए यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आधार OTP से है, थर्ड नेट बैंकिंग से है, थर्ड बैंक अकाउंट से है और थर्ड डीमेट अकाउंट से है और डिजिटल सिग्नेचर से भी है। तो यहाँ पे मैं भी आधार OTP से ही इसको वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आधार OTP वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, फिर चेक मार्क करके जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पे 6 अंक की OTP चली जाएगी। यहाँ पे OTP फिलअप कर देंगे। फिलअप कर देने के बाद वैलिडेट कर देंगे तो आपका ITR फिलअप हो जाएगा, सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी बिजनेस इनकम पे ITR फिलअप कर सकते हैं। मैंने सारा का सारा डिटेल्स आपको बता दिया। ठीक है, अभी भी कुछ मुझको बताने में मिस्टेक हो गई हो, मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट करके आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा।
ठीक है, मैंने सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। मैंने आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बता दिए हैं, टैक्स कंप्यूटेशन भी बता दिए हैं और बिजनेस इनकम पे आईटीआर भी बता दिए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी डाउट रह जाएगा या कुछ भी कंसेप्ट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाते रहते हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है।